जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसके एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू लिखा है, इन kinetic theory of gases one assume that the collision between the molecules are। kinetic theory of gases के मुताबिक जो collision होती है molecules के दरमियान वो होती है perfectly elastic, perfectly inelastic, या फिर पार्शली इलास्टिक, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमने पास्टुलेट्स में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी के कि जो कुलियन है उसको कंसीडर किया था परफेक्टली इलास्टिक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज Vp is equal to constant, V over T is equal to constant, T is equal to V into constant, या Vt is equal to P। चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, या टी को उधर डिवाइड कर दें तो V ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, V ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ से हमने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस ओबेइंग Boyle's law, if the pressure is doubled, the volume becomes। Boyle's law ये कहता है pressure is inversely proportional to volume। प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, या हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर प्रेशर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम को हाफ करना पड़ेगा, तब जो है वो बॉयल्स लॉ ओबे होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो प्रेशर डबल, वॉल्यूम हाफ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ओनली, पोटेंशियल एनर्जी ओनली, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। आइडियल गैस में बेटा मॉलिक्यूल्स हमने कहा था उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने पॉइंट मैसेज कंसीडर किया था, हमने कहा अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, जस्ट काइनेटिक एनर्जी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T इज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 kT, 3/2 kT, या हाफ kT, या 2/3 kT। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन वाला, उसमें हमने पढ़ा था T इज इक्वल टू 2/3 K इंटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज। ये जो लिखा हुआ है कॉर्नर में, यहाँ से आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। 3K को उधर मल्टीप्लाई कर दो T से तो 3 KT हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा इधर, तो 3/2 KT बन जाएगा। तो 3/2 KT जो है ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब है आपको अगर टेम्परेचर बता दिया जाए तो आप एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं गैस की किसी भी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 1.38 क्रॉस 10⁻23 जूल पर केल्विन, 13.8 क्रॉस 10⁻38 जूल पर केल्विन, या 0.0138 जूल पर केल्विन, या 138 क्रॉस 10⁻38 जूल पर केल्विन। तो इसमें बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1.38 क्रॉस 10⁻23 जूल पर केल्विन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एनर्जी या टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल इसका मतलब ये है कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है जी आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of given gas is doubled, the density of gas become। वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो डेंसिटी हाफ हो जाएगी ना। वॉल्यूम डबल होने से डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम डबल करने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट कांस्टेंट प्रेशर द ग्राफ बिटवीन V एंड T इज। V ओवर T जो होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है ना, तो VT का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। V और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि चार्ल्स लॉ के मुताबिक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के क्रॉस ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये लाइनें लगा के दिखाई हैं डिफरेंट प्रेशर्स के लिए। ये एक प्रेशर की वैल्यू है, ये किसी और प्रेशर की वैल्यू के लिए। कोई भी प्रेशर की वैल्यू अगर कांस्टेंट रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, जबकि P1 लेस है। अगर प्रेशर कम होगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आएगी, लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज कम आएगी, तो स्टिफनेस कम होती जाएगी। तो इसका आंसर है बेटा स्ट्रेट लाइन। V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो लीनियर ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहता है इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम्स। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में फर्स्ट लॉ जो है वो किस तरह से आप ले सकते। अब आपने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था कि उसमें Q जीरो थे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है, जैसे ये कॉर्नर में लिखा है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q तो जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अब अगर एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन बाय द गैस है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा U को इधर ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U बनेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, विच इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं आइडियल गैस के लिए? पोटेंशियल एनर्जी को, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर बेटा आइडियल गैस है तो उसके मॉलिक्यूल्स पॉइंट मैसेज हैं और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं है, वाइब्रेशनल एनर्जी कोई नहीं है, रोटेशनल एनर्जी कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन इज ट्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? Q इज इक्वल टू W, Q इज इक्वल टू जीरो, W इज इक्वल टू जीरो, या W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में Q तो जीरो नहीं होता ना, और वर्क डन भी होता है क्योंकि सिस्टम एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क होता है। वर्क भी जीरो नहीं होता, बी भी नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकती, और या तो फिर ए होगी या डी होगी। और डी में क्या है, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो डेल्टा U जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो डी भी नहीं होगी। तो फिर कौन से ऑप्शन दुरुस्त है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। Q इज इक्वल टू W, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U जीरो कर दोगे तो Q किसके बराबर हो जाएगा? W के। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरनमेंट इज कंसीडर्ड एज। वर्क डन जो सिस्टम पे होता है, सिस्टम जो करता है एनवायरनमेंट,
वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव। कन्वेंशन जो आपकी बुक ने लिखी है उसके मुताबिक वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है बेटा विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें कौन सी एग्जाम्पल नहीं है एडियाबैटिक की? रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बस टायर, ये तो एडियाबैटिक है। और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर, ये भी एडियाबैटिक है। और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, और क्लाउड फॉर्मेशन भी एडियाबैटिक है। तो सी ऑप्शन जो है ये एग्जाम्पल नहीं है एडियाबैटिक की। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस जो है ये एडियाबैटिक की एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, फॉर अ गिवन गैस वी CV is equal to 4R, therefore gamma कितना होगा? CV का पता है 4R के बराबर है, तो गैमा की वैल्यू कितनी होगी? बेटा आपने फार्मूला पढ़ा था गैमा का, गैमा इक्वल था CP ओवर CV, उसको लिख लिया। और CP का पता है वो होती है CV प्लस R। CP की जगह पे CV प्लस R लिखा, नीचे CV वैसे ही आ गया। ऊपर जो CV था उसकी जगह पे 4R लिखा, प्लस R किया तो 5R बच गया। नीचे 4R आ जाएगा CV की जगह पे, ऊपर 5R नीचे 4R, R से R कैंसिल, तो 5/4 आंसर आएगा। फार्मूले में आपको करके ये आंसर निकाल सकते। नेक्स्ट है जी द वैल्यू ऑफ गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस इज। गामा की वैल्यू डाइटॉमिक गैस के लिए बेटा होती है 1.40, और मोनोटॉमिक के लिए कितनी थी? 1.67। तो डाइटॉमिक गैस के लिए 1.4 होती है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, कार्नट साइकिल इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो कार्नट साइकिल होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कार्नट इंजन। इनमें से एक दुरुस्त। क्या कार्नट इंजन की एफिशिएंसी 1 होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, इसका मतलब है 100%। 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब 100% से भी ज्यादा होती है, या फिर लेस देन 1 होती है, या फिर नॉट इक्वल टू 1। तो जैसे हमने कहा कि कार्नट इंजन की एफिशिएंसी 100% तो नहीं हो सकती, मतलब 1 नहीं हो सकती, 1 से कम हो सकती है। लेस देन 1 इज ट्रू, लेस देन 1 इज ट्रू आंसर। कम ही होगी, हमेशा कम ही होगी 1 से। नेक्स्ट है जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्नट इंजन इज दैट। कार्नट इंजन की खुसूसियत बता रहा है कि इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कार्नट इंजन। प्रैक्टिकल इंजन तो नहीं है, ये तो एक मॉडल दिया था सादी कार्नट। इट्स एफिशिएंसी इज 100%, नहीं भाई 100% तो नहीं है एफिशिएंसी। और इट सेट्स एट अपर लिमिट ऑन द एफिशिएंसी, इट सेट्स एट लोअर लिमिट ऑफ ऑन एफिशिएंसी। ये अपर लिमिट लगा देता है एफिशिएंसी पे या लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट लगा दे कि उससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, ये आंसर दुरुस्त, ये अपर लिमिट लगा देता है। अभी जो भी इंजन बनाओगे आप, हीट इंजन, अगर वो टेम्परेचर जो है वो कार्नट इंजन वाला ही रखें आप, टेम्परेचर डिफरेंस, तो एफिशिएंसी कार्नट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती, तो अपर लिमिट लगा देता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question is that efficiency of an ideal engine can only be 100% when। आइडियल इंजन की एफिशिएंसी 100% तब हो सकती है अगर वर्किंग सब्सटेंस हाईली एक्टिव हो और प्योर हो। वर्किंग सब्सटेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती एफिशिएंसी। टेम्परेचर जो है सिंक का हाई हो, एफिशिएंसी टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर बढ़ाने से तो एफिशिएंसी कम हो जाती है इंजन की। गर्मियों में इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है गाड़ियों के इंजनों की, और वो जल्दी हीट अप हो जाती है। और टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज वेरी लाइट। सोर्स का अगर टेम्परेचर बहुत कम हो,
सोर्स का टेम्परेचर कम करने से एफिशिएंसी तो नहीं ना बढ़ेगी। टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 0 केल्विन, यस दैट इज गुड। टेम्परेचर अगर 0 केल्विन हो जाए सिंक का, T2 0 हो जाए तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज अबाउट 25 to 30%, 30% to 35%, 10% to 30% या 35%। तो आपकी बुक ने जो रेंज लिखी है इसकी 25 to 30%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर फ्रीक्वेंसी एन इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर। अब कहता है कौन से इंजन की एफिशिएंसी हाई है। एक ऑप्शन दी है, एक टेम्परेचर है T1 40 केल्विन और दूसरा है 20 केल्विन। बी ऑप्शन है 60 केल्विन और 40 केल्विन। डी ऑप्शन है 80 केल्विन और 60 केल्विन। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। सेम फ्रीक्वेंसी होगी सबकी, तीनों की सेम होगी। तो जो एफिशिएंसी है बेटा वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस में, T1 और T2 में कितना फर्क है। ये ऑप्शन में देखें तो 20 और 40 है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20 का। बी ऑप्शन में देखें तो 40 और 60 है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20 का। सी ऑप्शन में 60 और 80 है, फर्क कितना है 20 का। तो फर्क ही अगर 20 का है तो एफिशिएंसी क्या होगी, सबकी सेम होगी। तो बेटा ये कुछ एमसीक्यू थे। इसके अलावा भी आप जो है जितने भी एमसीक्यू आपकी बुक्स ने लिखे हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें, समझें, सीखें। अल्लाह हाफिज़।